हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नीटिफाई। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 के बारे में, दैट इज़ SN1 के बारे में। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो चलिए जानते हैं पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। उससे भी पहले मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये लेक्चर आप देख लेंगे तो आपका इसका पार्ट 2 भी आएगा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 के बारे में, दैट इज़ SN2 के बारे में होगा। और वो लेक्चर, ये दोनों लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको पूरा कन्फ्यूजन जो SN1 और SN2 के बारे में होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही प्रिसाइज्ड वीडियो रहेगा और इसका जो PDF होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो एल्केन के ऊपर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करता है और उसको जो हैलाइड होता है उसको सब्स्टिट्यूट करता है, इसलिए कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो ये बॉन्ड ब्रेक कैसे हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है इस बॉन्ड में, क्योंकि यहाँ पे एक हैलाइड होता है और यहाँ पे कार्बन होता है जो इवेंचुअली यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्रिएट करता है। तो ये जितना ज़्यादा इसका R अगर हो गया सारे में ये 3 डिग्री हो जाएगा तो उतना ज़्यादा ये पॉजिटिव होगा। और इसमें अगर आयोडीन आया, क्लोरीन आया, जितना ज़्यादा ब्रोमीन आ गया या फिर फ्लोरीन आ गया, जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा और ये बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में टूट जा सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 2 टाइप होता है, एक यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि SN1 है, और बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो SN2 होता है। ठीक है, तो हम आज इस लेक्चर में SN1 के बारे में पढ़ेंगे। SN1 एक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होता है जो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब ये यूनिमोलिक्यूलर क्यों कहा जा रहा है ये हम समझते हैं। चलिए, तो जो जो पहला स्टेप होता है इस रिएक्शन का वो होता है रिवर्सिबल स्लो। और रिवर्सिबल स्लो जो रिएक्शन होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्टेप में, उसी स्टेप को रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोला जाता है। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है यही डिसाइड करता है मॉलिक्यूल यूनिमोलिक्यूलर होगा, बायमोलिक्यूलर होगा या ट्राईमोलिक्यूलर होगा या जो भी होगा। तो यही जो रिएक्शन होगा यही डिसाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं ये रिएक्शन बस एक ही जो रिएक्टेंट है उस पर ही डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है और इसी से डिनोट भी होता है एक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। तो चलिए हम सेकेंड स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 रिएक्शन। स्टेप 2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो हम यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा और तुरंत एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाएगा। सो इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट था वो कार्बोकैटायन था, आप लोग देख सकते हैं। कार्बोकैटायन हमेशा अब एक स्टेबल फॉर्म में जाना चाहता है। जैसे अगर मान लीजिए वो 2 डिग्री है तो 3 डिग्री में जाना चाहेगा, अगर 1 डिग्री है तो 2 डिग्री में। अगर पॉसिबिलिटी हो तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा पहले, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कार्बोकैटायन, सो रीअरेंजमेंट इज़ पॉसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि 2 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ द रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे ऊपर बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रहा है। सो वीक न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो फेवर्स SN1। तो अगर डिपेंड ही नहीं कर रहा, सो ये वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो कोई मैटर नहीं करता, ये फेवर करेगा SN1 को। ये आप आगे ध्यान रखना, आगे एग्जाम्पल्स आएंगे तो मैं वो समझा दूँगी। प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1। तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान लीजिए कि वाटर हो गया,
एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये एक SN1 रिएक्शन को कैसे फेवर करता है, यही क्वेश्चन आता है अभी। तो हम समझते हैं इस चीज़ को। एक SN1 रिएक्शन में मान लीजिए एक कार्बोकैटन बन रहा है और इसको वाटर आकर स्टेबलाइज कर दे रहा है। यहाँ पे एक नेगेटिविटी को स्टेबलाइज किया जा रहा है, एट द सेम टाइम मान लीजिए कि हैलाइड है, उसको हाइड्रोजन के द्वारा स्टेबलाइज किया जा रहा है। तो पोलर प्रोटिक यही करता है, बोथ कार्बन कैटायन एंड कार्बो एनायन को स्टेबलाइज करता है। इसलिए यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो फेवर करता है SN1 रिएक्शन को। अब अगर स्टेबल हो गया तो क्या फ़ायदा होगा, मान लीजिए ये स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, तो ये रिएक्शन तुरंत इसमें नहीं जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसको मौका मिलेगा यहाँ रिएक्ट करने का। इसलिए इन दोनों को अलग रखना, स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये रिएक्शन वैसे ही फेवर करता है। ठीक है, अब रिएक्टिविटी वाटर पढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन हमने पहले ही बोला है, एक कार्बोकैटन इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, तो रिएक्शन का रिएक्टिविटी भी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा तो इसको स्टेबलाइज करेगा, इसीलिए ये ज़्यादा, और ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, या इसीलिए ये कम डोनेट करता है। इसीलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कम होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर बेंजाइल और एल्काइलिक तो आपको पता ही है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री। तो ये ऐसे स्टेबिलिटी वाटर आपको याद रखना है, समझ लेना है कि इसका स्टेबिलिटी जो होगा ये इसी कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इसको स्टेबिलिटी मिलेगा उतना ज़्यादा रिएक्शन का रिएक्टिविटी बढ़ेगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मेकिंग टुगेदर अ रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 में, एंड इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये कैसे होता है, ये जो हैलाइड होता है ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट होता है, यहाँ से अटैक कर सकता है दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल। तो मान लीजिए अगर यहाँ से अटैक करे तो ये क्या होगा, जहाँ पे हैलाइड ऑलरेडी था वहाँ पे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये एक तरह से रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। ठीक है, और अगर न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से रिएक्ट करे, जो कि जिसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा होता है क्या कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो ही रहा है, तब तक कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर देता है, तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों मिला के बनता है रेसिमिक। थ्योरेटिकली देखा जाए तो इन्वर्शन और रिटेंशन 50-50% चांस है होने का, और यही 100% रेसिमिक मिक्सचर बनाता है। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने जो बताया कि ज़्यादातर चांस होता है कि ऑपोजिट तरफ से रिएक्ट करे, इसलिए इन्वर्जन ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो रेसिमिक मिक्सचर का जो परसेंटेज होता है वो 100 से कम ही होता है प्रैक्टिकली। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, और अगला लेक्चर होगा SN2 के बारे में, और उसके बाद एक लेक्चर आएगा जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे SN1 SN2 के रिएक्शन, कौन से रिएक्शन में SN1 होगा, कौन से रिएक्शन में SN2 होगा, सबके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये लेक्चर आप देखिए, पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए, वो भी जल्दी आ जाएगा। और बताइए हमें कि क्या क्या लेक्चर, कौन से टॉपिक में लेक्चर आप लोगों को चाहिए, वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को PDF मिल जाएगा इस चैप्टर के नोट्स का। और please subscribe this channel, share, like, and thank you. Show us lots of love. Okay, bye, take care.